हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गिटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो आज के इस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जो ड्रग रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारी ड्रग्स कैसे काम करती है, कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी बॉडी के अंदर, कैसे उसकी बायोबिलिटी होगी। तो ये सब कुछ जो प्रॉपर्टीज है उन सभी के बारे में देखेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में दी हुई हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को हम एक वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक गिटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी है हमारा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां जाके ले सकते हैं। उसका कूपन कोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जाके अप्लाई कर दोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम देखने वाले हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं ड्रग्स, तो ड्रग्स के बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल एक्शंस होते क्या हैं। तो दीज प्रॉपर्टी अफेक्ट, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये ड्रग की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बेसिकली आप देखिए ड्रग की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो वो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोल्युबिलिटी है ड्रग की, तो ड्रग की सोल्युबिलिटी अगर अच्छे से नहीं हो रही है तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ वो बेसिकली अफेक्ट करेगी इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से चेंज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म है, ड्रग का एक्सक्रिएशन और रिसेप्टर बाइंडिंग। जैसे अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है किसी ड्रग की तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो प्रोटीन बाइंडिंग भी दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को हम शॉर्ट में देखने वाले हैं जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए। बाकी डिटेल में आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, नोट्स आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है, हमारी सबसे पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी दी हुई है आयोनाइजेशन। भाई देखिए, ये ड्रग जो होती है एक तो आयन फॉर्म में होती है, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। तो हमारे लिए जो यूजफुल ड्रग होगी वो होगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जो ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी वो ही यूजफुल है। तो आयोनाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए ड्रग गेन और लॉस चार्ज। मतलब जो ड्रग के पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस हैं, तो आयोनाइजेशन की प्रोसेस से ड्रग का जो चार्जेस है वो गेन होंगे या लॉस होंगे, ठीक है। या तो चार्ज बढ़ेगा या फिर कम होगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये ड्रग के पीएच पे डिपेंड करेगा। पीएच एसिडिक है या बेसिक है, उस पर डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन, जिसकी वजह से चार्ज कम या ज्यादा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो आयनन वह प्रक्रिया है जिसमें दवा पीएच के अनुसार आवेश प्राप्त करती है या खोती है। अगर हिंदी में समझना है समझ लीजिए, बाकी हमारा मेन मोटिव है इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम हमारे इंग्लिश में हो रहे हैं। देखिए, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो बेटर एब्जॉर्ब होगी। और हमें क्या चाहिए? हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो। तो अब एब्जॉर्प्शन बेटर करना है तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है आयोनाइजेशन के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एस्प्रिन है, वीक एसिडिक ड्रग है और स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक ड्रग बेसिकली स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अब मॉर्फिन है, वीक बेसिक ड्रग है और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट जो होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि कहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, कितना एब्जॉर्ब होना है, कैसे एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, एसिडिक जो है एसिडिक पीएच और बेसिक ड्रग है वो बेसिक पीएच रखेगा, और पीएच पे डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन की ड्रग हमारी अनायोनाइज होगी या आयोनाइज होगी, ठीक है। तो ये है आयोनाइज के बारे में शॉर्ट तरीके से हम आप लोगों को समझा दिया है, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। सेकंड है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ड्रग के लिए, ड्रग को डिसोल्व करने के लिए।
देखिए सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई ड्रग हम ले रहे हैं तो स्टोमक के जाके हमारे स्टोमक में, हमारे फ्लूइड्स में कैसे कितना मिक्स होती है। तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी। अगर आपको पूछी जाए डेफिनेशन 2 मार्क्स में सोल्युबिलिटी क्या होता है, तो सोल्युबिलिटी मीन है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। हिंदी में देखिए घुलने की क्षमता, कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाके किस अमाउंट में घुल रही है, अच्छे से घुल रही है या नहीं घुल रही है। जब तक घुलेगी नहीं तो वो आगे एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा नहीं और हमें हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैलेंस कॉन्सेप्ट है, लो सोल्युबिलिटी होगी तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए, एक्शन के लिए बायो सोल्युबिलिटी ज्यादा होना जरूरी है। तो अगर सोल्युबिलिटी कम है तो पुअर एब्जॉर्प्शन होने वाला है, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। अगर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाई तो वो अपना एक्शन भी नहीं करेगी, अपना काम भी नहीं करेगी, कम ही काम करेगी। जितना एब्जॉर्ब हुई है उतना ही काम करेगी। वेरी हाई सोल्युबिलिटी है तो पुअर मेम्ब्रेन क्रॉसिंग, अगर ज्यादा ही सोल्युबिलिटी हाई होगी तो जो मेम्ब्रेन्स है उनको क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, इजीली सोल्यूबल हो जाएगी तो फिर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर। तो ये मेंटेन होना चाहिए, सोल्युबिलिटी मेंटेन हो, एक जितनी रिक्वायरमेंट होती है सोल्युबिलिटी की उतनी ही रिक्वायरमेंट पूरी हमारी होनी चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना कि किसी चीज की अधिकता या कमी दोनों ही नुकसानदायक होती हैं, तो वो होता है सोल्युबिलिटी के अंदर। मेथड टू इंप्रूव सोल्युबिलिटी, अब सोल्युबिलिटी बढ़ानी है, किसी ड्रग की सोल्युबिलिटी कम है तो उसमें हम सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करेंगे जिससे उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे साल्ट फॉर्मेशन करेंगे, प्रोड्रग का यूज करेंगे, पार्टिकल साइज को कम करेंगे। तो ये कुछ मेथड हैं जिससे सोल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है किसी पुअर सोल्युबल ड्रग की। ठीक है, जैसे कि आइडियल ड्रग जो है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो बैलेंस होनी चाहिए, वो अच्छे से काम कर पाएगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट। बेटा पार्टीशन कोफिशिएंट 2 मार्क्स में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लेना, वहां पे देखने को मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जितना मैं अब बताऊं उतना 2 मार्क्स में आप लिख देना, आपका काम हो जाएगा। रेशियो ऑफ ड्रग इन लिपिड फेज टू एक्वस फेज, मतलब कि जो ड्रग का रेशियो है लिपिड फेज में कितना घुला हुआ है, एक्वस फेज में कितना घुला हुआ है। एक्वस मतलब वाटर फेज, लिपिड मतलब ऑयल फेज। ठीक है, दो फेजेस होती हैं, लिक्विड, ऑयल एंड वाटर। तो उसमें किस रेशियो में हमारा ड्रग मिक्स हुआ है, उस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, और इसको डिनोट करते हैं log P से। ठीक, दवा का वसा और जल में वितरण, मतलब कितने कितने अमाउंट में वो मिक्स है। फॉर्मूला देखिए, P इक्वल्स टू ड्रग इन ऑयल, की ऑयल के अंदर कितना ड्रग है, और ड्रग इन वाटर मतलब एक्वस फेज के अंदर कितना ड्रग है। तो आइडियल जो log P की वैल्यू होती है 1 to 3 होता है। ठीक है, वैल्यू आप लोग याद रखना। लेकिन अगर आपको इतना याद है और ये फॉर्मूला याद है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो हाई log P है, किसी ड्रग का अगर पार्टीशन कोफिशिएंट हाई है तो वो बेसिकली फास्टली सीएनएस को डिप्रेस करेगा, सीएनएस को पेनिट्रेट करेगा। तो ऐसी जो डिजीज होती हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज होती हैं, उन कंडीशन में ऐसी ड्रग का यूज किया जाता है जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट हाई होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ पे रखी है आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेजर सब्जेक्ट्स हैं बेटा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो हम उसी बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट्स भी ऐड करते जाएंगे कि भाई इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू ट्रिक है भाई, हाई log P है तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। पार्टीशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, log P से डिनोट करते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू ड्रग इन ऑयल अपॉन ड्रग इन वाटर। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें याद रखनी है, बेसिक से हमें कवर करना है चीजों को। ठीक है, हमारा मोटिव है कि आपको पॉइंट समझ में आए, आपको टॉपिक समझ में आए, आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है समझाना हमारा काम है। बाकी आपका काम है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कटारिया फार्मेसी से पढ़ रहे हैं या फिर किसी और बुक से पढ़ रहे हैं। तो मैं तो देखिए मेरी तरफ से यही सजेशन देना चाहूंगा कि नोट्स से स्टडी करोगे तो आसान होगी चीजें, क्योंकि नोट्स में सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके आपको दी जाती हैं। ज्यादा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी होती, जो चीजें रिक्वायर्ड होती है उतना ही पढ़ोगे तो याद भी रहेगी और एग्जाम भी अच्छा जाएगा। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली ड्रग और रिसेप्टर्स को जोड़ने में मदद करता है।
देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब रिसेप्टर क्या होता है ये अच्छी तरीके से जानते हो। एक तो होती है हमारी ड्रग जो हम लेते हैं, टेबलेट सिरप जो भी है। एक हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस ड्रग मॉलिक्यूल को टारगेट साइड पे लेके जाएंगे जहां पे चोट लगा है, ठीक है, जहां पे हमें वो ड्रग की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे चोट लगा है, यहाँ हमें दर्द कम करना है। अब दवाई तो हम पेट के अंदर खा रहे हैं, तो वो यहाँ तक कैसे आएगी? वो आएगी रिसेप्टर की मदद से। तो इन रिसेप्टर और ड्रग को जोड़ने का काम कौन सा बॉन्ड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, ठीक है। तो टू मच हाइड्रोजन बॉन्ड पुअर एब्जॉर्प्शन। अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए तो भाई वो तो अच्छे से पकड़ हो जाएगी रिसेप्टर और ड्रग की, तो वो रिलीज ही नहीं कर पाएगा ड्रग, तो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? तो रिलीज भी होना चाहिए, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि हाँ उसको ले जाया जाए दूसरी जगह तक, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई सामान लेके जा रहे हैं किसी गाड़ी के अंदर, अच्छे से उसको बांध दिया आपने, बहुत अच्छे तरीके से बांध दिया, मतलब ज्यादा रस्सियां आपने लगा दी तो उसको खोलने में भी तो उतना टाइम लगेगा ना, ठीक। तो मतलब पुअर एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे ड्रग का। एग्जांपल का सीधा सीधा मतलब है बैलेंस इंपॉर्टेंट है कि कितने अमाउंट में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है? ड्रग बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली एल्बुमिन के साथ ड्रग बाइंड हो जाती है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह ही काम करता है कि भाई बाइंड हो गई तो बाइंड हो गई तो दिक्कत है, दवा का रक्त प्रोटीन से जोड़ना की पॉइंट है। अगर फ्री ड्रग है तो वो एक्टिव है, अच्छे से काम कर पाएगी, जो काम उसको दिया गया है कि भाई बुखार को ठीक करना है, फीवर को ठीक करना है, वो ठीक करेगी। अगर वो एल्बुमिन से जुड़ गई तो वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करते हैं, उसको हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं, और उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, वो एक्शन उनका कम हो जाता है। तो ये की पॉइंट्स हैं। फ्री ड्रग होगी वो एक्टिव होगी, और जो प्रोटीन बाउंड होगी, बाउंड ड्रग जिसको हम बोलते हैं, वो इनएक्टिव होगी। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हो गए और प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पता चल गया। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोटीन बाइंडिंग सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है कि भाई एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जानकारी आप रख लो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वारफरीन जो ड्रग है हमारा हाई प्रोटीन बाइंडिंग है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रो ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। एग्जाम टिप, हाई बाइंडिंग लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक टिकेगा वो, ठीक है, धीरे धीरे वो काम करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग हटेगा वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ये है प्रोटीन बाइंडिंग। आगे है चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स मिलके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ मेटल, उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को चिलेशन। तो जैसे कि अब एक ड्रग है हमारी टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक है, तो इसको बेसिकली मिल्क के साथ नहीं लिया जाता है। डॉक्टर भी बोलेगा अगर ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जा रही है तो इसको दूध के साथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मिल्क में होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम है मेटल, तो मेटल के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, तो उस कंडीशन में इसका एक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो सॉरी, एमसीक्यू क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? अवॉइड मिल्क विथ टेट्रासाइक्लिन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए, अब है बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म समान गुण वाले समूहों का प्रतिस्थापन, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल ग्रुप विथ सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि दो केमिकल ग्रुप है, 1 2, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन एक इसकी जगह पे ये आ जाए, लेकिन इनका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, मान लीजिए हमारा पैरासीटामोल है और ये और कोई सा कंपाउंड है, लेकिन ये पैरासीटामोल हमारा फीवर को ठीक कर रहा था, तो ये कंपाउंड पैरासीटामोल की जगह आ जाएगा और ये भी फीवर को ही ठीक करेगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल ग्रुप विथ सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट, दोनों का बायोलॉजिकल इफेक्ट सेम होगा, जगह चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। पर्पज क्या होता है? ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम करना। जैसे भाई हमारा जो पैरासीटामोल है वो ज्यादा टॉक्सिक है, लीवर को डैमेज कर रहा है, तो उसकी जगह हम दूसरा साल्ट ले लेंगे, वो सेम काम करेगा, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी कम है। इंप्रूव पोटेंसी, पैरासीटामोल थोड़ा कम काम कर रहा था और ये हमारा जो सेकंड कंपाउंड है जो रिप्लेस करे हैं हम, वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, साइड इफेक्ट भी कम है। उस कंडीशन में हम बायो आइसोस्टेरिज्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सल्फोनामाइड जो ग्रुप है, मतलब सल्फोनामाइड जो कंपाउंड है, सल्फोनिक कंपाउंड है, वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, समझने के तौर पे है, बाकी ड्रग्स आती हैं हमारी ऐसे, ठीक है।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ही संरचना अलग जैविक प्रभाव, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, उनका रोटेशन अलग होगा, एक्शन अलग होगा, ठीक है। रोटेशन का मतलब है आप जैसे थैलेडोमाइड है हमारा, इसके दो मतलब एक ही ड्रग के दो रूप है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, मतलब एक ये है एक ये है, दोनों ही थैलेडोमाइड है हमारी। तो एक तो क्या करेगा, एक तो सेडेटिव एक्शन करेगा, सेडेटिव मतलब स्लीपिंग एक्शन शो करेगा, सीएनएस डिप्रेस करेगा। दूसरा ही इसका ही रूप है लेकिन वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, ये हार्मफुल इफेक्ट है टेरेटोजेनिक। तो एक ही ड्रग के दो रूप हो गए, दोनों अलग अलग काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर का मतलब होता है एक ही चीज की सेम स्ट्रक्चर है लेकिन काम अलग अलग है, ठीक है। आगे है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के कारण इसमें रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के कारण इसमें रोटेशन नहीं होता, ये घूमता नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, और इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें हमारे दो होते हैं, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। सिस होता है एक तो, ठीक है, एक ट्रांस होगा। तो सिस प्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर के रूप में यूज किए जाते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, और ट्रांसप्लेटिन इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो हमारा मेन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो सिस प्लेटिन यूज किया जाता है। बेसिकली जो एंटी कैंसर ड्रग होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो दिए हुए थे सिलेबस में वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट होगा यूनिट सेकंड से। तो यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट होगा बेटा, उसके अंदर हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताएंगे कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कितने पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आपको पता नहीं लगेगा तो वीडियो रेगुलर देखिए, लेक्चर रेगुलर देखिए। हमारे एक ओड इवन डेज में हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको भी रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कीजिए। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टाइमिंग रहेगा 9 AM टू 7 PM, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं दिन के टाइम, नाइट में कॉल ना करें, नाइट में मैसेज ना करें, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन जरूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।